तो चलिए बाबू हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइव प्रोसेस में लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 तो हम दिखा दिए थे कल के क्लास में और न्यूट्रिशंस के बारे में बताया था कि न्यूट्रिशंस क्या होता है। उसके बाद में प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था, एनिमल्स में बताया था, फिर अमीबा में बताया था। और आज हम लोग देखेंगे क्या, तो आज देखेंगे न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन। ह्यूमन बोले तो आदमी, मानव, और मानव में न्यूट्रिशन कैसे होता है तो आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि न्यूट्रिशन में सबसे पहले आता है डाइजेस्टिव सिस्टम कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन हमारे शरीर में कहाँ जाता है, कैसे डाइजेस्ट होता है तो देखेंगे। और डाइजेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आपका इंपॉर्टेंट रोल होता है दांत का, टीथ का जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आइए बाबू सबसे पहले हम लोग टीथ समझते हैं और उसके बाद में समझेंगे आपका डाइजेस्टिव पार्ट ह्यूमन में। किसी प्रकार का डाउट को नहीं रहने देंगे। हमारे यदि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए कि ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जो हमसे जुड़ा है उसको तो पता ही होगा, हमने फिजिक्स का ऑलरेडी वीडियो करा चुके हैं, अब बायोलॉजी को देख रहे हैं। बेहतर होगा बाबू की कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और हमारे साथ बना रहिएगा। वीडियो समझ में आएगा तो लाइक करिएगा, अन्यथा डिसलाइक करके चल जाइएगा, कोई दिक्कत। तो चलिए सब्सक्राइब अभी मत करिए, पहले पूरा देख लीजिए उसके बाद सब्सक्राइब करिएगा, समझ में तो आएगा ही। बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा। तो लास्ट टॉपिक हमने क्या देखा था कल, न्यूट्रिएंट्स देखा था और अमीबा में न्यूट्रिएंट्स को देखे थे कि अमीबा थोड़ा सा रिकैप कर ले। क्या हमारा अमीबा था, अमीबा का डायग्राम बनाना सबसे आसान होता है। यहाँ पे फूड है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और यहाँ इसका क्या होता है, फूड वैक्यूल होता है बाबू, फूड वैक्यूल होता है, जिससे यह क्या करता है, भोजन लेता है। इसी को तो स्यूडोपोडिया बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। और जब भोजन लेता है तो भोजन लेने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, टेकिंग फूड, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड होता है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन अमीबा। अमीबा है, AMO लिख करके छोड़ देता हूं, अमीबा। इसको फाइगोसाइटोसिस कहा जाता है बाबू, फाइगोसाइटोसिस। तो यह सब तो बात शायद यह वाला कल नहीं बताए थे कि फाइगोसाइटोसिस क्या होता है। अमीबा जब भोजन को लेता है ना तो उस लेने की प्रक्रिया को फाइगोसाइटोसिस कहा जाता है। तो यह नोट कर लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, कल के क्लास में हमने यह सब दिखा दिया था। यदि इसमें डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं रिप्लाई दूंगा। यदि पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो लेक्चर देख करके आइएगा बाबू, आप ही के लिए बोल रहे हैं। पहला लेक्चर देख लीजिए, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा साइंटिफिक क्लासेस, लाइव प्रोसेस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा दे। यहाँ तक तो कल हम लोग क्या किए थे, देख लिए थे। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन। ह्यूमन बोले तो मेल या फीमेल दोनों ना आते हैं ह्यूमन में। और न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद उससे एनर्जी मिलती है और वही एनर्जी हम सब क्या करते हैं, अपने बॉडी में यूटिलाइज करते हैं काम करने के रूप में। जब हम काम करते हैं तो हमारी एनर्जी भी क्या होती है, वेस्ट होती है ना बाबू। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमारी भी एनर्जी लग रही है ना, तो यह एनर्जी कहाँ से आएगा, तो भोजन करेंगे उससे ही एनर्जी मिलेगा। तो यही तो न्यूट्रिएंट्स कल बताए थे। अब न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले आता है आपका डाइजेस्टिव पार्ट। न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन में आता है डाइजेस्टिव पार्ट, डाइजेस्टिव पार्ट इन ह्यूमन। डाइजेस्टिव पार्ट मतलब कि डाइजेशन कैसे होता है, और इस डाइजेशन में सबसे ज्यादा रोल निभाता है कौन, तो आपका दांत निभाता है। दांत बोले तो टीथ। अब डाइजेशन होता क्या है, तो देखो डाइजेशन का मतलब होता है, डाइजेशन एक प्रोसेस है। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन, और पाचन क्या होता है, एक प्रोसेस है। यह प्रोसेस है बाबू जिसमें क्या होता है, भोजन आपका ब्रेक कर जाता है सिंपलर फॉर्म में। इट इज द प्रोसेस इन विच फूड आर ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर फॉर्म्स, यही ना। तो लिख दो, इट इज द प्रोसेस इन विच फूड्स आर ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर फॉर्म्स, सिंपलर फॉर्म्स।
छोटे छोटे पार्ट में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसी को तो हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। और इस डाइजेशन में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करता है, वह होता है दांत। ठीक है, तो क्या होगा बाबू, टीथ इज वेरी यूजफुल इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और भी होता है, लेकिन पहले तो डाइजेशन में क्या आता है, आपका दांत ना आता है। टीथ इज वेरी यूजफुल इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, बहुत ही लाभदायक होता है डाइजेशन की प्रोसेस में, या इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। टीथ इज वेरी यूजफुल इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो अब सवाल उठता है कि दांत होता क्या है, यही ना, टीथ इज वेरी यूजफुल इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और डाइजेशन की प्रक्रिया कैसी है बाबू, यह केमिकल प्रोसेस है कि फिजिकल प्रोसेस है? तो आइए ना देखते हैं कि केमिकल प्रोसेस है कि फिजिकल प्रोसेस है। जैसे कि मान के चलो तुमने रोटी लिया और रोटी को क्या किया, तोड़ा। तो रोटी को जब ब्रेक किया तो हाथ तो एक बाबू क्या है, आपका मार्ग है ना, हाथ तो आपका एक मार्ग है, यहाँ से तो भोजन नहीं हो रहा है पाचन। हमने भोजन को क्या किया, रोटी को तोड़ा, और तोड़ करके जब मुंह में डाला तो भोजन की प्रोसेस जो होती है आपका, वह कहाँ से स्टार्ट होती है पाचन का, तो माउथ से ही हो जाता है। यहाँ पर ब्रेक कर रहा है ना, क्योंकि यही तो लिखे हैं कि यह प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट जाता है फूड। कोई दिक्कत? तो फूड जब टूट गया तो देख रहे हो कि मुंह से क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। दांत इसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर दे रहे हैं सिंपलर फॉर्म में। तो पहला तो पाचन आपका मुंह से ही स्टार्ट होता है। और दूसरा क्वेश्चन होता है कि यह कैसी प्रोसेस है, फिजिकल है कि केमिकल है? तो बाबू हमने तोड़ा, फिजिकल, उसके बाद में चबाया, और चबाने के बाद इसका फॉर्म ही अलग चेंज कर जाएगा। तो यह फिजिकल के साथ साथ केमिकल भी प्रोसेस है, यही ना, फिजिकल के साथ साथ केमिकल भी प्रोसेस है। कोई दिक्कत? तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। समझ में आ रही है बात कि फिजियोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है? तो लिख दो नोट में पहले, उसके बाद में टीथ हेडिंग लगाएंगे। तो सुनो, सबसे पहले जो है डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपका माउथ से होता है। तो फर्स्ट टाइम डाइजेशन विल बी स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। लिख दो, फर्स्ट टाइम डाइजेशन विल बी स्टार्ट फ्रॉम माउथ। माउथ से क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा लिख लेना नोट में बात कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज फिजिकल एज वेल एज केमिकल, so known as physiochemical process। कोई दिक्कत? प्रोसेस, तो यह कैसी प्रोसेस है बाबू, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजिकल के साथ साथ केमिकल के भी प्रोसेस होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी सेरिबेलम जो है कंट्रोल नहीं कर पाता है, फिजियो कर रहे हैं। फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, फिजिकल के साथ साथ यह केमिकल के भी प्रोसेस को क्या करता है, शो करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। कोई दिक्कत? मिटा दे, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो टीथ के बारे में देखेंगे कि टीथ कैसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है डाइजेशन में। तो दांत से किसी भी प्रकार का सवाल नहीं छूटेगा, ध्यान से समझते चलिए। चलिए हेडिंग लगाइएगा बाबू, डाइजेस्टिव पार्ट मिटा दें। चलो अब हम लोग क्या देखते हैं, टीथ, दांत। तो दांत होता क्या है, टीथ बोले तो दांत क्या है बाबू, तो दांत जो है हम सबका क्या करता है, आप ही सोचो। तो अभी बताए कि टीथ जो है वेरी यूजफुल इन प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन के प्रोसेस में बहुत ही लाभदायक होता है यह। दांत का केवल काम होता क्या है, तो दांत का काम होता है भोजन को तोड़ना। भोजन को क्या करता है, तोड़ देता है, सिंपलर फॉर्म में ऑलरेडी तोड़ देता है यह। ठीक है, ऑलरेडी क्या करता है, भोजन को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, बहुत छोटे छोटे पार्ट में पीस देता है। उसके बाद में काटता है तो चीरता है, समझ में आ रहे हैं, चबाते हैं हम लोग चना को, चाहे किसी भी सब्सटेंस को खाना खाते हैं तो चबाते हैं। ठीक है, तो यही सब दांत के द्वारा ना होता है। तो आइए दांत में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दांत जो है वह कितने तरह के होते हैं। 4 तरह के दांत होते हैं।
और सबका अलग अलग काम होता है। तो देखेंगे सबसे पहला बात कि दांत जो है वह किसका बना होता है, और उसके बाद में है कि दांत के ऊपर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है, हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है। तो आइए टीथ को देखते हैं। इट इज द यूजफुल इन प्रोसेस ऑफ, या टीथ इज वेरी यूजफुल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, या इट इज द यूजफुल इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, यह लाभदायक होता है। और दांत के ऊपर वाला भाग जो है ना वह क्या कहलाता है, तो दांत के ऊपर वाला भाग जो है बाबू इनेमल कहलाता है। ऊपर का जो लेयर होता है ना वह इनेमल होता है। तो सबसे पहले दांत को ऐसे नहीं देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, दांत दो तरह से। एक देखेंगे सबसे पहले दांत को चाइल्ड में देखेंगे, और एक आपका जो यंग है, बच्चे बोल रहे हैं, यंग मेल हो या फीमेल हो, उसमें देखेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है आपका यंग में, और उसके बाद में यंग बोले तो वयस्क, और उसके एडल्ट। टीथ इन एडल्ट किताब पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में 2 लाइन में खत्म कर देता है। और दूसरा हम टीथ इन चाइल्ड। एडल्ट में बाबू कितने होते हैं, तो 32 दांत होता है, और इसमें जो है वह 20 होता है। ठीक है, अब बताएंगे कि कैसे एडल्ट में 32 होता है। सबका 32 नहीं होता है एडल्ट में भी, अभी ध्यान से समझते चलिए। टीथ इन चाइल्ड में 20 होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दांत जो है वह किसका बना होता है, दांत के ऊपर का लेयर क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो टीथ के ऊपर का जो लेयर होता है ना वह होता है इनेमल का। कभी कभी सवाल पूछ देता है, द अपर लेयर ऑफ टीथ मेड अप ऑफ इनेमल। और यह जो है इनेमल बाबू क्या होता है, इनेमल जो है यह आपका हार्डेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी का। समझ में आई बात, हार्डेस्ट मटेरियल है, सब्सटेंस है, और हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट पूछता है तो जबड़ा होता है। लिख देंगे इनेमल क्या है, तो इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल या सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। यह हमारे क्या होता है बाबू, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। बट नोट में लिख देना कि जौ मतलब होता है जबड़ा जो है ना वह क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, जौ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। आदमी के शरीर का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है वह जबड़ा होता है, मैंडिबल। यही ना, मैंडिबल यहाँ पे हड्डी होते हैं, जौ मतलब होता है जबड़ा। यही कारण है कि बाबू नाखून को भी ऐसे काटता है, कोई तार वगैरह को भी छीलता है। ठीक है, जबड़ा सबसे मजबूत होता है। और उसके बाद में इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, इनेमल होता है। दांत के ऊपर का जो लेयर होता है ना वह इनेमल का बना होता है। असल में दांत की जो कलर होती है ना प्योर वाइट नहीं होता, हल्का पीला कलर का होता है। क्या आपके दांत में टूथपेस्ट है, क्या आपके दांत में नमक है, इस तरह से प्रचार आती थी। समझ में आ रही है बात। तो इनेमल क्या होता है, दांत के ऊपर का लेयर होता है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। और हार्डेस्ट पूछेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट पूछेगा तो जबड़ा हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। और दांत के जो नीचे, इनेमल के जो नीचे वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेंटल कैरिज। समझ में आ रही है बात। इनेमल के जो नीचे का भाग होता है डेंटल कैरिज, और इसमें यदि फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है ना तो क्या हो जाता है, कैविटी हो जाती है। तो लिख दो कि डेंटल कैरिज क्या होता है। यहाँ इसके बाद नोट में ही चलेगा, नोट में ही तीसरा लगाइएगा और लिखिएगा कि डेंटल कैरिज इज द बिलो पार्ट ऑफ टीथ एंड एक्सेस फ्लोरीन फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन
इफ एक्सेस पार्ट ऑफ टीथ एंड एक्सेस फ्लोरीन प्रोड्यूस या एक्सेस फ्लोरीन मेड अप ऑफ इन dental caries then suffering from dental cavity क्या होता है बाबू? इसी को तो बोला जाता है खोराहा, कि खोराहा हो गया ना, डेंटल कैविटी हो जाता है। समझ में आ रही है बात? क्या हो जाता है जब डेंटल कैरी जो नीचे वाला होते हैं पार्ट ना दांत के, तो नीचे वाला पार्ट में क्या हो जाता है, फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है तो डेंटल कैविटी हो जाता है। सवाल तुमसे पूछ देगा, मार्कर बदल लेता हूं, कि डेंटल कैरीज क्या होता है, तो इनेमल के नीचे वाला भाग को हम लोग बोलते हैं डेंटल कैरीज, और इसी में क्या होता है, फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है तो डेंटल कैविटी हो जाता है, डेंटल कैविटी हो जाती है, जिसको खोराहा बोला जाता है, डेंटल कैविटी, याद रखिएगा। और चेंबर क्या होता है, इसके खाली जगह को, मुंह में खाली जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, बक्कल कैविटी ना, तो खाली जगह को बोला जाता है कैविटी। समझ में आ रही है बात? ओडोंटोलॉजी दांत का अध्ययन होता है, लिखोगे तो लिख लो, अध्ययन इसका जो है ना, स्टडी ऑफ टीथ इज ओडोंटोलॉजी, ठीक है, ओडोंटोलॉजी होता है दांत का अध्ययन। बताए तो थे बेसिक जब हमने इंट्रोडक्शन बताया था, तो कि लॉजी मतलब होता है अध्ययन, और इसको करने वाला क्या होता है, डेंटिस्ट, ठीक है। स्टडी जो करता है ना उसको बोला जाता है डेंटिस्ट। ओडोंटोलॉजिस्ट लिखिए या डेंटिस्ट लिखिए, बात बराबर है। तो ओडोंटोलॉजी होता है अध्ययन, दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट है बाबू, यह सब पूछ देगा सवाल। एनसीईआरटी या आपका जो भी किताब पढ़ते हैं ना साइड बुक, उसमें नहीं दिया है इतना सारा बात दांत के बारे में, तो ध्यान से समझते चलिए। डेंटल कैरीज इज द बिलो पार्ट ऑफ द टीथ एंड एक्सेस फ्लोरीन मेड अप ऑफ इन डेंटल कैरीज द सफरिंग फ्रॉम डेंटल कैविटी, ठीक है। एक बार कंपटीशन में सवाल पूछा था कि फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जब हमारे मुंह में फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपको बाबू डेंटल कैविटी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो डेंटल कैविटी कैसे होता है, तो फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाने के कारण डेंटल कैविटी हो जाता है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद देखते हैं कि टीथ इन एडल्ट और टीथ इन चाइल्ड कैसे 32 गो होता है और कितने कौन से दांत होते हैं, यह दिखाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, चलो अगला हम लोग देखते हैं क्या, टीथ इन एडल्ट। अब एडल्ट में दांत देखते हैं कि क्या क्या है। चलिए, टीथ इन एडल्ट, एडल्ट में टीथ बोले तो देखो कैसे होता है। तो सबसे पहले बाबू इस तरह से डायग्राम बना लेता हूं, यहां पे बना लिया, 3 4, यह ध्यान से समझते चलिएगा। फिर उसके बाद में यहां पर हमने बनाया, इसको हमने क्या बोल दिया, जब इंटर करते हैं ना तो इंसाइजर, मुंह में इंटर किया तो इंसाइजर, इंसीजर होता है, इंसीजर फर्स्ट। यहां पर होता है कैनाइंस, समझा रहे हैं, पहले ध्यान से समझते चलो, कैनाइंस। उसके बाद देखो यह क्या होता है, यह वाला आपका हो गया कैनाइंस, और यह वाला 2 हो गया आपका क्या, प्री मोलर, मोलर से पहले आता है प्री मोलर, और उसके बाद में फिर 3 गो होगा, 1 2 3, और यहां से यहां तक यहां लिखे, यह क्या हो जाएगा, मोलर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यहां पर भी बढ़ाना पड़ेगा, 2 ठो, यह क्या हो गया, यह कैनाइंस, और यह आपका प्री मोलर, यह वाला, और फिर यहां से 3 ठो रहेगा मोलर, और यह कहाँ हो गया बाबू, तो यह जो है आपका, इसको 3 ठो, 1 2 3, इसको हम लोग बोलेंगे मोलर। कोई दिक्कत, यहां से 32 हटा दे, देखिएगा कैसे 32 गो होगा, यह 32। तो सुनो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहां पर एक बना लेता हूं लेफ्ट जाओ और एक बना लेता हूं राइट जाओ, तो 1 2 यहां से
सीधे हमने क्या किया, बांट दिया। इसको हमने बोला राइट जाओ, ऐसा नहीं कि यह लेफ्ट साइड पढ़ रहा है तो लेफ्ट होगा, देखो हो गया ना राइट, समझ में आ रही है बात। तो यह राइट जाओ जबरा, और इसको हमने क्या बोला, लेफ्ट जाओ बोला, ठीक है, लेफ्ट जाओ बोला। अब समझते चलो ध्यान से कैसे कैसे क्या होता है। तो सुनो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटर करते हैं। तो आई से होता है इन मतलब अंदर जाना ना, इंटर, तो INTR इंटर, और इंटर मतलब अंदर। तो सबसे पहले मुंह के अंदर गए तो इंसीजर। इंसीजर का काम क्या होता है, काटना, ठीक है। किसी चीज को काटते हो, वह किससे काटते हो, तो वह दांत जो है ना वह काटते हो, आपका दांत नहीं काटते हो। किसी चीज को काटते हो, समझ सकते हो किस चीज को काटते हो। एप्पल को काट के देखो, ऐसे लिया से वह खटाक से खा गया, ठीक है। तो यह जो खा गया ना, तो वह किससे खाया, इंसीजर से ना। तो काटने के लिए कौन सा काम आता है, इंसीजर आता है। उसके बाद में जो इधर होगा वह भी इधर ही होगा। जैसे आपका मुंह आ किए, आ देखो यहाँ से आराम से ए, 1 2 3 4, मतलब कि 2 ऊपर और 2 नीचे हो गया। हमने बांट दिया, ऊपर वाला किसी पार्ट को उठा लिए, या नीचे वाला के जो ऊपर दांत होगा वह नीचे होगा। समझ में आ रही है बात, यही तो दिखाए हैं डायग्राम से। तो सुनो, इंसीजर, अब इंसीजर क्या है हमारे में, जैसे ही इंटर किए मुंह में तो इंसीजर का काम होता है काटना। और उसके बाद में काटने के बाद आता है आपका केनाइंस। केनाइंस क्या होता है, केनाइंस जो है चीरना, फाड़ना। समझ में आ रही है बात। जैसे दांतवन को लेकर क्या इस तरह से चीरते हो ना, जो दांतवन करते हो तो केनाइंस के द्वारा करते हो। मांस मछली खाते हो ना, तो इस तरह से खींच के खाते हो, तो यह केनाइंस का काम होता है फाड़ना। महिलाएं जो है ना, वह सुई में धागा जो करती है ना, तो इस दांत से काट करके सीधा डाल देती है सुई में धागा। फोबिया सेंट्रोइड बताए तो थे आपको, जब ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पढ़ाया था तो आई के बारे में। समझ में आ रही है बात। उसके बाद में आता है आपका प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या होता है, प्रीमोलर जो है वह चबाने का काम करता है। भोजन को क्या करता है, चबाते हो, च्यूड द फूड होता है। च्यूड द फूड मतलब कि चबाना, भोजन को चबाने का काम करता है। और उसके बाद में मोलर क्या करता है, तो मोलर है जो बाबू वह पीसने का काम करता है भोजन को, और तब जा करके हम लोग निगल जाते हैं। और ये निगलते नहीं है, तब जा करके फूड पाइप है ऑसोफेगस, 25 सेंटीमीटर लंबा पाइप होता है, और इसके द्वारा भोजन जाता है स्टोमक में, पेट में। कैसे जाएगा अभी ध्यान से समझो, अभी तो भोजन मुंह में ही है, ठीक है। तो यह हो गया इंसीजर, हो गया केनाइंस, हो गया प्रीमोलर, और मोलर हो गया। कैसे गिनेंगे, तो सुनो, डेंटल फार्मूला क्या होगा, डेंटल फार्मूला। अब देखो डेंटल फार्मूला किसका बता रहे हैं, तो टीथ इन एडल्ट बता रहे हैं, तो गिन करके बता दोगे। कैसे बताओगे बाबू, तो देखो यहाँ पर 2 हो गया ना, यहाँ 2, तो यहाँ 2 लिख दो, 2। यहाँ से भी देखो 1 2, दांत की बात कर रहे हैं 2। उसके बाद में देखो एक यहाँ पर क्या है, तो एक आपका है आपका केनाइंस, ठीक है। C फॉर कार्निवोरस, C फॉर केनाइंस, यही ना पढ़े हो कि कार्निवोरस, कार्निवोरस मतलब होता है मांसाहारी जीव, और मांसाहारी जीव का दांत जो है ना वह बाहर निकला होता है। कौन सा, तो केनाइंस बाहर निकला होता है। टाइगर वगैरह का दांत देखोगे ना, तो वह बाहर निकला होता है, 2 गो ऊपर से निकला होता है ना, 2 गो ऊपर होता है, 2 गो नीचे। समझ में आ रही है, तो वह केनाइंस होता है। हाथी का केनाइंस नहीं बाहर निकला होता है, आउटसाइड ऑफ जो टीथ निकला होता है वह होता है आपका इंसीजर, ठीक है। हाथी का जो दांत है ना बाबू, वह इंसीजर बाहर निकला होता है। ऐसा मत बोल देना कि केनाइंस यहाँ से बाहर निकल गया है, नहीं, इंसीजर बाहर निकला होता है। कहते हो ना कि हाथी का दांत दिखाने के लिए कुछ और होता है और खाने के लिए कुछ और होता है, ठीक है। तो केनाइंस जो है ना वह निकले होते हैं, इंसीजर जो है वह निकले होते हैं, केनाइंस नहीं निकले होते हैं। डेंटल फार्मूला लिखा रहे थे ना, तो देखो यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ 1 हो गया, तो 1 लिख दिए। और फिर उसके बाद में आगे देखो 2, अंदर जाएंगे ना तो गिन लो 2, और फिर यहाँ देखो 1 2 3, 2 1 2 3, फिर बाटा में भी लिखेंगे, इधर से भी ना 2 1 2 3, 2 1 2 3। अब पूरा एक दांत जोड़ोगे तो सुनो, टोटल टीथ किस तरह से गिनेंगे, तो सुनो 2 + 1 + 2 + 3, ऊपर वाला जोड़ दिए। अब देखो बाबू, यह ऊपर का है ना, 2 पार्ट में ऊपर बांट दिए, तो 2 पार्ट में नीचा भी ना। ऊपर वाला दांत को ऐसे लिया, अब बांट दिया, लेफ्ट कर दिया, और उसके बाद में राइट कर दिया, लेफ्ट कर दिया, राइट कर दिया, यह लेफ्ट कर दिया। और उसके बाद में 2 ऊपर,
इधर भी 2 नीचे होगा ना, 1 2 तो 4 ना हो गया, तो इसको इंटू कर दो 4 से, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8, 8 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा, 32 दांत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, 32 दांत हो गया। और यह 32 दांत जो है ना बाबू डायरेक्ट नहीं आता है, बचपन में आपका 32 दांत थोड़ी हो जाएगा। यह 32 दांत जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, समझ में कुछ आ रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ बोलते हैं। यह जब यदि ढह जाएगा ना या टूट जाएगा तो फिर से वापस नहीं आने वाले हैं, और जब दांत टूट जाएगा ना तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, परमानेंट टीथ होता है यह 32 गो दांत। ठीक है, यह 32 गो लगातार नहीं आते हैं, पहले 20 आते हैं बचपन में ना, और यह टूट जाते हैं, इसीलिए इसको मिल्क टीथ भी बोलेंगे, अभी बता रहे हैं ना। तो बाबू जो दांत दोबारा आते हैं उसको डाइफ्यूडेंट बोला जाता है, और उसके बाद में जो नहीं आते हैं ना उसको मोनोफ्यूडेंट बोलते हैं। तो इसी में आता है डाइफ्यूडेंट और मोनोफ्यूडेंट क्या होते हैं। डाइफ्यूडेंट, डाइफ्यूडेंट क्या होता है, डाई मतलब होता है 2, तो वैसा दांत जो टूटने के बाद रीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका डाइफ्यूडेंट। ठीक है, द टीथ या दोज टीथ विच रीजनरेट जनरेट अगेन, ठीक है, वैसा दांत जो क्या होता है दोबारा रीजनरेट हो जाता है टूटने के बाद। समझ में आ रही है, आफ्टर द ब्रेक ब्रेकअप लिखेगा, आफ्टर द ब्रेक, समझ में आ रही है बात। दोज टीथ विच रीजनरेट अगेन, वैसा दांत जो दोबारा आ जाता है आपका, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइफ्यूडेंट। और दूसरा क्या होता है, मोनोफ्यूडेंट। मोनोफ्यूडेंट कितने दांत जो है बाबू वह आपका 2 बार आते हैं, कितने दांत जो है ना वह 2 बार आते हैं। तो हमारे साथ बना रहिएगा, बता देंगे, यह बीपीएससी का सवाल है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। ठीक है, कि कितने दांत जो है ना हम सबका आता है बचपन में 2 बार। ऑप्शन नंबर सुनोगे, ऑप्शन ए था 32, 20, 12, ठीक है, और उसके बाद में ऑल ऑफ दिस था 1 2 3 4, कौन सा होगा। यह बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। हम कहे थे ना कि हम कंपटीशन लेवल भी दिखाते चलेंगे और साथ साथ जो है ना आपका बोर्ड लेवल भी दिखाते चलेंगे। तो देखो कौन सा होगा, 32 मार्क के आएगा। कोई कोई सोचेगा कि तीथ जो है ना आपका 20 गो है, यह टूट जाएगा और दोबारा से आ जाएगा, ना बाबू गलत हो जाएगी। हमारे साथ बना तो रहिए, देखिए कैसे अपने आप सवाल कर पाइएगा। ठीक है, सवाल पूछता है आसान ही, लेकिन आप फंस जाइएगा उसमें, अगर अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो फंसिए करिएगा। मोनोफ्यूडेंट का मतलब क्या होता है, मोनोफ्यूडेंट का मतलब होता है कि वैसा दांत जो रीजनरेट नहीं होता है ब्रेक करने के बाद, उसी को हम लोग बोलते हैं मोनोफ्यूडेंट। ठीक है, द टीथ विच डज नॉट रीजनरेट अगेन, लिख देना अगेन। ठीक है, वैसा दांत जो क्या होता है रीजनरेट नहीं होता है दोबारा, उसी को हम लोग बोलते हैं मोनोफ्यूडेंट बोलते हैं। मोनोफ्यूडेंट और डाइफ्यूडेंट समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में दिल भेजिए। अच्छा, यह 32 दांत डेंटल फार्मूला तो समझ में आ गई, गिन लेना है 2 1 2 3। अच्छा, थर्ड मोलर को हम लोग विजडम टीथ भी बोलते हैं, नोट में लिख दो कहीं पर, सवाल कभी कदाल पूछ देता है कि विजडम टीथ क्या होता है। विजडम टीथ जो है ना यह थर्ड मोलर होता है, यह देखो यही ना थर्ड मोलर है, मोलर से पहले आता है प्री मोलर, यह आपका है थर्ड मोलर, इधर भी हो गया और एक इधर भी हो गया, बोलो इसी को हम लोग विजडम टीथ बोलेंगे। तो 2 ऊपर 2 नीचे 4 गुना विजडम टीथ होते हैं, तो अर्थात महिलाओं को देखोगे ना मैक्सिमम का वह 28 ही दांत होते हैं, 28 ही होता है। ठीक है, और इसको बोला जाता है विजडम टीथ को चवर्णक दांत, 24 साल पे निकलता है, ध्यान से समझते चलो। थर्ड मोलर ऑफ टीथ इज कॉल्ड विजडम टीथ। ठीक है, विजडम टीथ कौन सा होता है, तो थर्ड मोलर को हम लोग क्या बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। थर्ड मोलर ऑफ टीथ को क्या बोला जाता है, विजडम टीथ बोला जाता है। बाबू ध्यान से समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विजडम टीथ थर्ड मोलर को बोला जाता है। तो 2 ऊपर हो गया 2 नीचे, 2 जो है ऊपर साइड है और 2 नीचे साइड है, तो 4 दांत है। तो महिलाओं को देखोगे ना किसी का तो 28 गो रह जाता है, 32 में से 4 निकालेंगे तो 28 ही ना बचेगा।
कहा जाता है कि विजडम टीथ जो है ना जब आती है तो बुद्धि खुल जाती है। भगवान ऐसा कहा जाता है कि आपको सद्बुद्धि दे दिए हैं। किसी किसी को 24 साल में निकलता है, किसी का कभी भी नहीं निकलता है। महिलाओं का देखोगे ना तो कुछ का दुए को निकल करके रह जाता है, अर्थात समझ सकते हो ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो हमारा तो दांत बाबू 32 गो हो गया है, 17 ही 18 साल में निकल गई थी। अब पता नहीं ऐसा क्यों। कहा जाता है कि भगवान जो है बुद्धि दे देते हैं विजडम टीथ जब निकल जाता है, और यह मसल्स को फाड़ करके बाहर निकलता है, इसलिए दर्द करता है। समझ में आ रही है बात। विजडम टीथ तो जनरली जो है सबका 28 नहीं होता है, किसी का 29 भी होता है, किसी का 30 होता है, और हमारा तो 32 है। थर्ड मोलर यह बच्चा में एब्सेंट होता है। पूछ देता है सवाल कि विच टीथ एब्सेंट इन द चाइल्ड, बता दीजिएगा विजडम टीथ। व्हाट डू नो अबाउट द विजडम टीथ? थर्ड मोलर इज द थर्ड मोलर ऑफ द टीथ इज नोन एज द विजडम टीथ। आर यू अंडरस्टैंड? ठीक है, समझ में आई बात? मिटा दें। यह था आपका कौन सा? तो यह था टीथ इन एडल्ट। समझ में आई? अब हम लोग क्या देखते हैं? टीथ इन चाइल्ड। तो एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। चलिए बाबू, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम भी देख लिए हैं थोड़ा सा कि ठीक ठाक सब है कि नहीं। चलिए, इतना समझ में आ गई, अच्छी बात है, आ गई। तो अब हम लोग क्या देखते हैं? अब हम लोग देखते हैं टीथ इन चाइल्ड। ठीक है, अब बच्चा में देखते हैं। बच्चा होते हैं दिल के सच्चा। आप खुद ही बता दोगे कि कितने दांत जो है ना वह रीजनरेट होते हैं दोबारा। टीथ इन चाइल्ड हेडिंग लगाइएगा। टीथ इन चाइल्ड लगा लिए। चलिए हम भी लगा देता हूं, मिटार तो लेने दो सही, उसके बाद तो समझा ही देंगे। एक बार पूछा था ना कि दांत जो है किसका बना होता है, बार बार बोल रहे हैं लेकिन लिख नहीं रहे हैं। ऐसा समझ रहे हो, देख रहे हो, ट्राई कैल्शियम सल्फेट का होता है बाबू। ट्राई कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट याद रखिएगा। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। टीथ मेड अप ऑफ, टीथ मेड अप ऑफ, MAD मेड अप ऑफ बाई, और उसके बाद यह लिखिएगा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। दांत जो है किसका बना होता है? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। फ्लोरीन की मात्रा जब बढ़ जाती है ना तब जाकर के क्या होता है? डेंटल कैविटी होती है। ठीक है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। अच्छा, अब देखो टीथ इन चाइल्ड। टीथ इन चाइल्ड, स्टडी ऑफ टीथ ओडोंटोलॉजी इज यूजफुल इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। दांत को बारे में बताया था। अगला है टीथ इन चाइल्ड, बच्चे में दांत। तो सुनो, बच्चे में दांत कितने होते हैं? दांत के बारे में बच्चा बस 2-4 लाइन जानता है, इतना बता रहे हैं बाबू। कन्फर्म बताते हैं कि किसी भी कंपटीशन लेवल पर जाके बैठ जाइएगा, यदि दांत से क्वेश्चन आया तो पढ़ाया हुआ ही में से रहेगा। टीथ इन चाइल्ड। अब चाइल्ड में देखो दांत कैसे होता है, तो हमने बताया था इंटर किया, तो यह क्या हो जाएगा? इंसीजर। यह हो गया इंसीजर, यह हो गया इंसीजर। उसके बाद में यहां पर हो जाएगा कैनाइंस। उसके बाद एब्सेंट होता है प्रीमोलर, और तब होता है यहाँ पे 2 दांत। कौन सा 2 दांत होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं मोलर, और मोलर से पहले यह वाला क्या होता है? प्रीमोलर, जो एब्सेंट होता है। बगल में लिख दें एब्सेंट, बच्चा में नहीं होता है। प्रीमोलर बच्चा में नहीं होता है। और उसी तरह से यहां पर भी बना देंगे, और 2 दांत। बोलो, इस तरह से ध्यान से समझते चलिए। यहां पर भी 1-2 बांट देता हूं, समझाने में आसानी रहेगी। इसको हमने बोल दिया राइट जॉ, और उसके बाद में इसको हमने बोल दिया लेफ्ट जॉ। ठीक है, लेफ्ट जॉ बोल दिया। अच्छा, यह वाला बाबू क्या है? इंसीजर है, इंसाइजर, इंसाइजर्स। इसको हम लोग क्या बोले? कैनाइंस। और यहाँ पर भी यह कैनाइंस हो जाएगा, और यहाँ पर प्रीमोलर जो है वह एब्सेंट रहेगा, और यहाँ पे है आपका मोलर। कोई दिक्कत? मोलर। अब देखो सब तो काम बतैबे किए हैं। कैनाइंस क्या होता है?
इंसीजर क्या होता है? इंसीजर का काम होता है काटना। जब बच्चा को पकड़ लोगे ना कस के और बच्चा का जब कुछ नहीं चलता है, शक बक समझते हो, कुछ नहीं कर पाना, तो वह क्या करता है बचवा जो है ना, जब कुछ नहीं बुझाता है तो दांत काट के भाग जाता है। ठीक है, दांत काट के भाग जाता है, यह वाला से लेगा काट लेगा। तो इंसीजर से क्या होता है? काटता है। केनाइंस क्या होता है? चीरने फाड़ने के लिए। और प्रीमोलर जो है ना बच्चा में एब्सेंट होता है। प्रीमोलर बच्चा में जो है बाबू प्रीमोलर एब्सेंट होता है, याद रखिएगा, बच्चा में प्रीमोलर एब्सेंट होता है। और यह सब जितने दांत है ना यह टूटेंगे और फिर से वापस आएंगे। समझ में आ रही है बात? टूटेंगे और फिर से वापस आएंगे भी। तो सुनो, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ बोलते हैं। तो लिख दो प्रीमोलर, जो मिले उसको लिख डालो। प्रीमोलर एब्सेंट इन चाइल्ड। ठीक है, प्रीमोलर जो है क्या होता है? एब्सेंट होता है बच्चा में, जबकि मोलर होता है। प्रीमोलर जब एब्सेंट होता है ना तो बच्चा भी खचरा होता है। वह करता क्या है ना, मुंह में पानी ले लेगा और पानी लेकर के ऐसे जीभ से टेल करके आइसमा है बाहर निकालेगा। ठीक है, फिचकारी मारेगा, ऐसे लेगा मारेगा इधर में है कि बाहर पानी निकालेगा। ऐसा बच्चा कोई कोई होता है। ठीक है, यह प्रीमोलर। तो इसका डेंटल फार्मूला लिख डालो। डेंटल फार्मूला आप समझ सकते हो बाबू, कितने दांत आते हैं दोबारा? यह सभी दांत टूट जाएगा और फिर से क्या होगा? रीजनरेट होगा। समझ में आई बात? यह सभी दांत टूट जाएगा और फिर से क्या होगा? रीजनरेट होगा। तो डाइफियोडेंट कितने दांत होते हैं? मोनोफियोडेंट कितने होते हैं? मैं तुरंत इस पर पॉसिबल सवाल करा देता हूं। ठीक है, चलिए, घबराना नहीं है। ठीक है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलो इसका भी गिनते हैं। यह 2 है तो 2 लिख दिए, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिए। ये एब्सेंट है बाबू, 0 नहीं ना है, 0। ठीक है, 0। और उसके बाद में यह क्या है? 2 गुना 2 1 0 2। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 2 1 0 2। टोटल ऐड करो, टोटल तीथ सब समझा करके लिख रहे हैं, ऐसा ना कि हम आए और लिख दिया। कितना से इंटू होगा अभी तू ही बताओ? 2 गो ऊपर बाट बटेगा, 2 गो नीचे, 4 गुना 4 से क्यों इंटू कर रही? समझ में आ रही है बाबू? किसी ऊपर वाला जौ को जबड़ा को हमने उठा लिया, इसको बांट दिया एक लेफ्ट और एक राइट, तो नीचे वाला भी तो वही ना होगा, लेफ्ट राइट। तो 4 भाग में ना बट गया। तो 2 1 3 2 5 4, 5 इंटू 4 20 होगा ना। टोटल कितने दांत आया? 20 दांत आया। और इस दांत को हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध का दांत। मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध का दांत। और यह दांत टूटेगा तो वापस आएगा, दोबारा आएगा। ठीक है, तो यह कैसे दांत होंगे बाबू? मिल्क टीथ जो है ना यह आपका हो जाएंगे डाइफियोडेंट। डाइफियोडेंट। ठीक है, तो सवाल कुछ भी पूछ सकता है कि बताइए डाइफियोडेंट दांत जो है ना वह कितने होते हैं? डाइफियोडेंट अर्थात जो दोबारा विकसित हो जाए, रीजनरेट हो जाए, उसी को डाइफियोडेंट बोलते हैं। तो 20 टीथ जो है ना वह दोबारा विकसित होते हैं। और मोनोफियोडेंट क्या होता है? जो 20 के बाद आपका बचा हुआ कितना है? 12 टीथ ना। 12 टीथ जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोफियोडेंट। मोनोफियोडेंट एक बार ही जिंदगी में आता है और यह यदि टूट गया तो फिर से वापस नहीं आने वाला है। हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाएंगे। गाना सुने हो ना? तो देखो 12 दांत यदि इसमें से कोई टूट गया बाबू तो फिर वापस नहीं आने वाला है। और यह 12 दांत में कौन कौन होता है? तो चलिए ना 12 दांत देख लेते हैं कौन कौन, एक बार देख लेते हैं रिकैप करके कि कौन कौन आता है। तो बाबू 4 गो क्या था? विजडम टीथ था, याद आ रही है? 4 विजडम टीथ था। विजडम टीथ था, अभी ना बताए हैं हो कि 24 साल पे निकलता है। 2 गो, 1 2 ऊपर और 2 नीचे, 4 विजडम टीथ हो गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था? 2 और 2 4। समझ में आ रही है? प्रीमोलर कितने होते हैं? सब दांत के बारे में बता। जैसे कोई तुमसे पूछ दे डेंटल फार्मूला से कि बताओ बच्चा में मोलर कितने होता है, तो तुरंत बता दोगे कि मोलर 2 और 4 गो इंटू कर दो, 8 दांत। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से तुमसे पूछेगा ना कि बताओ केनाइंस कितना होता है, तो केनाइंस 1 से 4 को इंटू कर दो, 4 दांत। अब इसी में तुमसे पूछ देगा कि इंसीजर क्या होता है, तो 2 उठा लो, यही ना इंसीजर है, और 2 को 4 से इंटू कर दो, 8 दांत। ठीक है, देख लो 8 8 16 4 20। एकदम ध्यान से पढ़ो बाबू, एक बार कंसेप्ट को फॉलो कर लीजिएगा ना तो खटाक से बता दीजिएगा। उसी तरह से 4 विजडम टीथ हो गया। तो बताओ बाबू प्रीमोलर कितने होते हैं एडल्ट में?
हमारे ख्याल से 3 था ना, डेंटल फार्मूला यही ना लिखे थे 2 1 2 3, तो 2 हो गया ना प्रीमोलर, या प्रीमोलर मोलर या केनाइस या इंसीजर, यही ना, तो प्रीमोलर 2 ना है, या किससे इंटू करेंगे 4 से ना, तो कितने हो जाएगा 8 दांत ना, यह 8 तीत हो जाएंगे, कौन सा प्रीमोलर, प्रीमोलर देख लो 8 4 12, अर्थात यह दांत जो है ना जीवन में एक ही बार आते हैं। समझ रहे हो, सवाल किसी तरह से पूछे, एकदम ठान लिया है तो ठान लिया है, ठीक है, एग्जाम को क्रैक करेंगे तो करेंगे, यह आपके अंदर होना चाहिए। समझ में आ रही है, सनकी टाइप का थोड़ा सा होना चाहिए मिजाज। अब सनकी वह वाला नहीं जो तुम समझ रहे हो, 8 4 12 डाइफियोडेंट, और यह क्या हो जाएगा बाबू, मोनोफियोडेंट हो जाएगा, मोनोफियोडेंट हो जाएगा, मोनोफियोडेंट हो जाएगा। मोनोफियोडेंट बोले तो आपका जो एक बार दांत आता है, दांत से किसी प्रकार का क्वेश्चन आप उठा करके देख लीजिएगा, हमारा पढ़ाया हुआ रहेगा, मैं लिखित देता हूं कि यदि आप देखो, हमारी बात पर फॉलो मत करो, आप जाइए और सीधा मारिए यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस एंड कमीशंस, यही ना है, यूनियन पब्लिक सर्विस एंड कमीशंस, और यदि 20 दांत दांत से आप निकाल करके देखिए तो हमारा 15 प्लस रहेगा पढ़ाया हुआ, ठीक है बाबू, हमारे बात पर बिलीव नहीं करिए, आप खुद जाइए और गूगल पे सर्च करिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस या यूपीएससी शॉर्ट में लिख दीजिए, ठीक है, और उसके बाद में उससे दांत का निकालिए क्वेश्चन को, तब देखिए हमारा पढ़ाया हुआ में से यदि 15 प्लस नहीं रहेगा तो आकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है, इतना बिलीव रखिए। हम तो शुरू में ही बताए थे कि बायोलॉजी एक ऐसा सेक्शन है ना कि कंपटीशन लेवल पर सवाल ज्यादा उठाता है, और 10th की क्या औकात है, 10th का बाबू यदि 20 क्वेश्चन रहेगा आपका ना ऑब्जेक्टिव में, यदि बायोलॉजी से 20 गो तो ऑब्जेक्टिव रहता ही है, यदि बायोलॉजी से मान के चलिए 7 गो रहेगा ना, तो 6 क्वेश्चन का हम गारंटी लेते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ रहेगा हु बहु डिट्टो, ठीक है। आप पढ़ते तो जाइए, मोनोफियोडेंट हम भी तो पढ़े हैं, मोनोफियोडेंट, मोनोफियोडेंट का मतलब होता है ना कि जो एक बार दांत आ जाए, और डाइफियोडेंट का मतलब होता है कि जो दोबारा रीजनरेट हो जाए, कोई दिक्कत। अच्छा, उसके बाद और इसमें कुछ छूट गया है, हमारे ख्याल से तो नहीं छूटा है, तो बीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन हम क्या पूछे थे कि रीजनरेट कितने दांत जो है हमारे जन्म में 2 बार आते हैं, तो आप बता दीजिए ना कि 2 बार कौन आते हैं, कितने दांत, 20 दांत। समझ में आई बात। कोई तुमसे पूछेगा कि बच्चा का प्रीमोलर बताओ, तो प्रीमोलर 0 नहीं होता है, बच्चा का तुम इंसाइजर बताओ, इंसीजर, तो कितना होता है, 2 को 4 से इंटू करना, 4 से क्यों कर रहे हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट ऊपर और 2 पार्ट नीचे, 4 पार्ट। समझ में आ रही है बात, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 4 से इंटू करते हैं, तो 8 हो गया। सर्वाधिक दांत जो है ना किस में होते हैं, हॉर्स में होता है और सुअर में होता है, पेग पीजी मतलब सुअर, 44 दांत होते हैं। समझ में आ रही है बात, लिख लो, नोट में आया हुआ क्वेश्चन है, नोट में, कि सर्वाधिक कितने दांत होते हैं, तो सर्वाधिक दांत जो है ना वह 44 होता है, घोड़ा नहीं तो सुअर में, ठीक है, तो लिख लो द मैक्सिमम टीथ, मैक्सिमम टीथ प्रेजेंट इन पेग या हॉर्स, हॉर्स बोले तो घोड़ा, ठीक है, हॉर्स कितने होते हैं बाबू, 44 दांत होते हैं, सर्वाधिक इसी में सबसे ज्यादा दांत होता है। समझ में आ रही है बात, सर्वाधिक दांत किस में होता है, तो आपका होता है घोड़ा नहीं तो सुअर में होता है। हाथी का कौन सा दांत बाहर निकला होता है, तो आप बता दीजिएगा कि इंसीजर जो है ना हाथी का बड़ा बाहर निकला होता है, इस तरह से देखोगे तो हाथी का ऐसे बाहर निकला होता है, यह दोनों दांत जो है ना वह इंसीजर होता है। कभी मत केनाइंस कभी भी मत मारना, मैं होशो हवास के साथ बोल रहा हूं कि हाथी का दांत केनाइंस बाहर नहीं निकला होता है, इंसीजर बाहर निकला होता है, ठीक है। हाथी का दांत दिखाने के लिए कोई और होता है और खाने के लिए कोई और होता है, ठीक है, तो इंसीजर जो है ना वह बाहर निकला होता है, केनाइंस बाहर नहीं निकला होता। यदि आपके ब्रेन में फिट है कि केनाइंस बाहर निकला होता है तो उसको डिलेक्ट करके और इंसीजर वहां पे शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है। यह वाला दांत बाहर निकला होता है, ऐसा ना कि यह वाला है तो यह नीचे चला आया होगा, नहीं बाबू, हाथी का इंसीजर बाहर निकला होता है। समझ में आ रही है बात, तो यह दांत से संबंधित था। और अब हम लोग क्या देखते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं सैलिवरी ग्लैंड, और उसके बाद भोजन जाएगा कहाँ पे, डाइजेशन होगी। ध्यान से समझते चलिए सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होता है, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सैलिवरी ग्लैंड को समझाते हैं, 10-12 मिनट लगेगा, उसके बाद छोड़ देंगे और डाइजेशन बताएंगे, ठीक है। चलिए मिटार दे बाबू,
दांत में किसी प्रकार का अगर डाउट है तो पूछिएगा। यह सब किताब में इतना नहीं मिलेगा, 10th में पहले ही बोल रहे हैं। कोई भी किताब साइड बुक पढ़ रहे हैं क्लास 10th के बेसिस पे नहीं मिलेगा। यह बाबू जो एनडीए वगैरह का प्रिपरेशन कर रहा है, नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है ना, उसमें पूछता है ये सब सवाल, ठीक है। इसके बाद कोई मान के चलिए सिविल सर्विस का तैयारी हमारे जैसा करेगा, उसको लिए फायदा करेगा। समझ में आ रही है। कभी भी आसान सवाल जो है ना, लॉलीपॉप सवाल मैं नहीं दिखाता। लॉलीपॉप तो सब है बाबू, यूट्यूब पे भरा हुआ है, ध्यान से समझते चलिए। अब है आपका सैलिवरी ग्लैंड्स। और सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होता है, सैलिवा क्या करता है, लार, हम सैलिवा बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। देखो अब हेडिंग लगाइए सैलिवरी ग्लैंड्स, तब आएगा डाइजेशन। सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स क्या है, मार्कर में लगता है कि इंक डालना पड़ेगा, ठीक चल रहा है यह वाला। देखो सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड VARY होता है ना, जो हो लिख लेना अगर गलत होगा तो। सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करता है बाबू, तो सैलिवरी ग्लैंड जो है ना वह आपका सैलिवा प्रोड्यूस करता है। सैलिवा बोले तो लार, लार होता है, ठीक है। यह सैलिवा प्रोड्यूस करता है और एक दिन में कितना सैलिवा बनाता है, तो 1.5 लीटर सैलिवा बनाता है। 1.5 लीटर बोले तो 1 सही 1/2 लिखे। सैलिवरी ग्लैंड इट्स प्रोड्यूस या इट फॉर्मेशन ऑफ, इट्स फॉर्मेशन, इट लिखो करता है, इट फॉर्मेशन ऑफ सैलिवा अबाउट 1 सही 1/2 लीटर इन 1 डे। एक दिन में कितना सैलिवा बनाता है, तो एक दिन में बाबू 1 लीटर सैलिवा को बनाता है। समझ में आ रही है। अगर नहीं बिलीव है तो एक बोतल ले लेना और बोतल में ले करके और लार को चुआना और 24 घंटा बाद देखना, उसको मेजरमेंट करके 1.5 लीटर होगा। बच्चा में जो है ना सैलिवा वह ज़्यादा बनता है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि बच्चा को देखोगे ना तो बचवा करता क्या है ना, चप्पल होता है तो चप्पल को भी मुंह में डाल लेता है, मतलब जो भी सब्सटेंस मिले उसको मुंह में डाल लेगा। तो बच्चा शुरू में ही पहचाना जाता है ना कि कौन सा तेज है कौन सा भोंदू है। जो बच्चा तेज होते हैं ना तो उसको देखोगे 3-4 गो तकिया लगा लेगा, लगा करके उसके ऊपर चढ़ जाएगा और चढ़ के फिर उलट जाएगा और रोने लगेगा, वह बच्चा तेज होगा। और जो भोंदू बच्चा होता है ना तो देखोगे माँ क्या करती है, दूध पिला देती है और उसके बाद में सुला देती है, इसे बेचारा पिएगा। अब तो अलग अलग सिस्टम आ गया जिनेपुर, ठीक है। बिहार बोर्ड वाला का इतना ही बड़ा होता है, CBSE वाला का इतना बड़ा होता है, ले करके ढकोर देता है। समझ में आ रही है बात। तो करता क्या है ना, बच्चा ऐसे पी लेगा और पी करके वहीं पर ऐसे ससुरा सूझ जाएगा, ठीक है, आराम से इसे सूझ जाएगा। वह भोंदू बच्चा होता है। और जो तेज होते हैं ना उस बच्चा का देखना हरदम कुछ ना कुछ करते रहेगा, किसी को गाली बक देगा। समझ में आ रही है बात। यह सब बच्चा जो है वह तेज होता है। कुछ कुछ लक्षण बता रहे हैं हम, समझ में आ रही है बात। तो ठीक है, उसके बाद में और क्या, बच्चा में लार क्या होता है, ज़्यादा बनता है कि ताकि बैक्टीरिया वगैरह को वह मार सके। लाइसोजाइम एंजाइम ना होता है। बताते हैं लार कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होता है। म्यूलिन क्या होता है, म्यूकस होता है, टाइलिन क्या होता है, डाइस्टेज क्या होता है और लाइसोसोमिक क्या होता है। साथ में बना रहिए, सैलिवरी ग्लैंड पढ़ा देंगे, उसके बाद में ओसोफेगस में भोजन को डाल करके और इस लेक्चर को समाप्त कर देंगे। और 3rd लेक्चर में हम लोग मिलेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन, डाइजेस्टिव पार्ट। समझ में आ रही है बात। अब जाएगा भोजन पेट में। ध्यान से समझिए, पढ़ने का एक नियम होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, डाइजेशन। अच्छा, तो डाइजेशन और भी बच्चा को देखोगे ना जी, तो कुछ महिला ऐसा होती है ना, एगो रुमाल बांध देती है यहाँ पे, लार ज्यादा चूता है तो लड़चुअनी उसको बोलते हो। उसी में क्या होता है, पूरा का पूरा जो है ना वह क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है लार को। समझ में आ रही है बात। तो ऐसा नहीं, ध्यान से सुनते जाइए। तो इट फॉर्मेशन ऑफ सैलिवा अबाउट 1 सही 1/2 मतलब 1.1/2 होता है लीटर इन 1 डे। बोले तो कितना हो जाएगा 1.5, 1.5 लीटर ना हो जाएगा इन 1 डे। एक दिन में कितना फॉर्मेशन करता है, 1.5 लीटर करता है। और उसके बाद में अगला देखते हैं कि टोटल कितने सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो टोटल सैलिवरी ग्लैंड बाबू 3 पेयर होता है, 3 ऊपर होते हैं 3 नीचे होता है। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन। ह्यूमन में आदमी या नर चाहे मादा, ठीक है, कोई है नर चाहे मादा। समझ में आ रही है बात।
ग्लैंड्स इन ह्यूमन। सुनो, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सेलेब्री ग्लैंड्स इन ह्यूमन। कौन कौन होता है बाबू? 3 ऊपर होता है, 3 नीचे होता है। तो एक होता है आपका सबलिंगुलर ग्लैंड, सबमाइंडिबुलर ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड। तो सबलिंगुलर ग्लैंड, सबलिंगुलर लिंगुलर ग्लैंड कहाँ पे होता है बताता हूँ। सबलिंगुलर ग्लैंड, सबमाइंडिबुलर ग्लैंड, सबमाइंडिबुलर ग्लैंड, और उसके बाद में तीसरा होता है आपका पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, सबलिंगुलर ग्लैंड, सबमाइंडिबुलर ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड। सबलिंगुलर ग्लैंड, सबलिंगुलर ग्लैंड बाबू जीभ के नीचा होता है। यहाँ पे होता है, जीभ के नीचा होता है। समझ में आ रही है बात? यह सबलिंगुलर ग्लैंड कहाँ पे होता है? बिलो साइड द टंग। लिख दें ताकि पता चलेगा। बिलो साइड ऑफ टंग, TONGU, टंग बोले तो जीभ। ठीक है, और सब माइंडिबुलर ग्लैंड, ओठ, ओठ मतलब होता है लिप्स, ठोर। ठीक है, यह कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे होता है, ठोर के नीचा। ठीक है, तो बिलो साइड ऑफ लिप्स, लिप्स मतलब होता है ठोर, ओठ, इस तरह से। ठीक है, ओठ। समझ में आ रही है बात? अच्छा, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे होता है बाबू। यह जो है ना, ध्यान से दिख लो, यह पैरोटिड ग्लैंड होता है। समझ में आ रही है बात? तो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पर होता है? इनसाइड ऑफ द जॉ, जबड़ा के इनसाइड में, या जबड़ा के इनसाइड में, इनसाइड ऑफ जॉ, जॉ मतलब जबड़ा के इनसाइड में। और पॉइजनस जो है ना, इसी में स्टोर होता है। किसका? सांप का। पॉइजनस, POISINIOUS, पॉइजनस ऑफ स्नेक स्टोर इन दिस ग्लैंड। इसी ग्लैंड में क्या होता है? सांप का जहर स्टोर होता है। बाबू सांप का जहर 2 तरह के होता है। एक होता है जहर जो है ना, कहाँ पर? यहाँ लिखे। जहर 2 तरह के होता है, एक होता है होमोटॉक्सिन और एक होता है न्यूरोटॉक्सिन। होमोटॉक्सिन होता है, ध्यान से समझते चलिए। और दूसरा होता है आपका न्यूरोटॉक्सिन। हेमोटॉक्सिन होता है, हेमोटॉक्सिन, होमो लिखा गया, हेमोटॉक्सिन होता है और न्यूरोटॉक्सिन होता है। यह 2 तरह के होता है। अब देखो यह दोनों जहर करता क्या है। थोड़ा सा इंक डाल लूँ। सुनो, हमारे साथ बना रहिएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगा इंक डालने में। आप ही लोग के लिए कर रहे हैं कि ताकि डार्क चलेगा ना तो आपको दिखाई देगा बढ़िया से। ठीक है, खुलवे नहीं कर रहा है इस सुरा। 1 मिनट बाबू, इंक को डाल लेता हूँ, इसमें इंक पिला देता हूँ। इंक डालने के लिए पते नहीं चला था। चलिए, हो गई ना? कितना देर लगा? चलो देखो, यह न्यूरोटॉक्सिन होता है और यह दूसरा जो है हेमोटॉक्सिन, और दूसरा जो है आपका न्यूरोटॉक्सिन होता है। तो सुनो, होमोटॉक्सिन क्या करता है, हेमोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन क्या करता है? तो बाबू टोटल सांप जो है ना, वह कितने कैटेगरी के पाए जाते हैं? ऑल द कैटेगरी ऑफ द स्नेक लाइक द 450, टोटल 450 तरह के पाए जाते हैं। लगभग टोटल जो है ना 450 तरह के सांप पाए जाते हैं। और इस 450 में 10 से 11 ही सांप जो है ना क्या होते हैं? जहरीला होते हैं। 10 से 11 सांप ही जहरीला होते हैं। और यही जहर जो है ना, यदि काट लेगा ना तो चला जाएगा। ठीक है, जैसे रसल वाइपर, यह सब सबसे खतरनाक है बाबू। समझ में आ रही है? किंग कोबरा, कोबरा, यह सब जो है खतरनाक सांप होता है। कोई कोई गेहूमन बोलता है कोबरा को। ठीक है, समझ में आ रही है बात? एगो कोमैडो डरगन होता है, कोई कोई कहेगा कि गो है। गूगल पे मारिएगा ना कोमैडो डरगन, देखेगा गजब की तरह। ठीक है, वह गो नहीं होता है, जानवर होता है बाबू। बड़े बड़े जानवर का भी शिकार कर लेता है। कोबरा, किंग कोबरा, किंग कोबरा जो है ना कोबरा का शिकार करता है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि हर बाप का बाप होता है। समझ में आ रही है? होमोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन। एक बार सांप निकल जाएगा ना, क्या बता, एक बार सांप निकला था ना जी, अंधेरा में निकला था। पहले वाला टॉर्च था, इस तरह से जाते थे ना इसे, तो सबसे आगे थे और सांप निकल गया। और उसके बाद में बेचारा सांप किधर गया से पता ही नहीं चला। समझ में आई बात? एक तो दिया लेकर के गया था, दिया लेकर के सांप को मारने, सांप उसे मार लिया। ठीक है, काट लिया, मार लिया मतलब। ठीक है, हेमोटॉक्सिन
और न्यूरोटॉक्सिन। तो टोटल 10 से 11 सांप होते हैं ना बाबू, यह जहरीला होता है। अर्थात जब किसी को सांप काटे ना तो झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और नहीं तो वही चला जाएगा। कोई कोई होता क्या है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की इतना अभाव होता है कि कोई कोई चला जाता है भगत जी के पास। भगत समझते हो ना, जो गांव से होगा उसको समझता होगा, और कहते हैं कि हम पर देवी आती है। ऐसा कुछ ना है बाबू, आप जो है ना साइंस के क्षेत्र में अभी जी रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा साइंस का नॉलेज रखिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, समझ में आ रही है बात। आप विश्वास करिए, अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास मत करिए। अंधविश्वास जो होता है ना वह आपको बर्बाद कर देगा। इसीलिए तो सांप का जहर जो है होमोटॉक्सिन, यदि यह जिसमें जहर पाया जाता है, वैसा सांप जिसमें हेमोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है, यदि वह काट लेता है तो ब्लड जो है ना वह क्लॉट करने लगेगा। क्लॉट का मतलब जमने लगेगा। इसमें क्या होगा, ब्लड क्लॉट करने लगेगी, और इसमें क्या होगा, आपको पैरालाइसिस होने लगेगा, पैरालाइसिस। ठीक है, आपका शरीर जो है ना वह धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। न्यूरोटॉक्सिन जिसमें पाए जाते हैं, किंग कोबरा में न्यूरोटॉक्सिन होते हैं। काट लेंगे ना तो पता चलेगा ना कि आप क्या हो गए, पैरालाइसिस हो गए। ठीक है, और इधर जाइएगा तो कह देंगे भगत जी ना कि सांप कटले नहीं है, इसको भूत धैले है, तो मारेंगे, 2-4 झाड़ुआ निकाल देंगे। ठीक है, यदि यही सांप यदि काट लेता है भगत जी को तो भगत जी भी उठ जाएंगे। समझ में आ रही है बात। तो ऐसा कुछ नहीं है। हेमोटॉक्सिन जब काट लेगा ना, ऐसा सांप जिसमें हेमोटॉक्सिन होते हैं काट लेगा तो ब्लड क्लॉट कर जाएगी, और वैसा सांप जिसमें न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर होते हैं वह काट लेगा तो पैरालाइसिस के शिकार हो जाइएगा। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे चले जाइए, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर जाइएगा ना तो देखो क्या क्या लगाएंगे। इसको क्या होता है, हेमोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन को काटने के लिए जो है ना दवा लगता है। उस दवा का नाम क्या होता है, देखो कौन सा दवा होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कौन सा दवा। हम तब तक याद कर रहे हैं कि कौन सा दवा होता है। यदि मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है ना वह दूर है, ठीक है, तब क्या होता है, आप यदि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दूर है ना तो आप पानी चढ़ा लीजिए डॉक्टर साहब से। नॉर्मल सलाइन NS होता है, यही ना नॉर्मल सलाइन वाटर होता है, और यह पानी चढ़ा दीजिएगा ना तो ब्लड में पानी जब चला जाएगा ना तो ब्लड कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और क्लॉट करने की चांसेस जो है ना वह कम हो जाएगी। ठीक है, तो जनरली जो है पानी चढ़ा दीजिए। यदि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपका दूर है तो सांप काटने पर, क्या दवा का नाम था जी, एंटी कुछ करके नाम था। ठीक है, यदि आएगा बाबू याद तो मैं लिख दूंगा आगे, कोई दिक्कत। हम तो डॉक्टर है नहीं कि दवा का नाम याद रखे हैं। हेमोटॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिन, ठीक है, इतना याद रखिए। यदि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपका दूर है ना तो NS वाटर चढ़ा दिया जाता है, नॉर्मल सलाइन। टोटल ऐसा नहीं कि DNS चढ़ाओगा, DNS डेक्सटोर नॉर्मल सलाइन होता है, सेफ्रॉन होता है, मेट्रॉन होता है, हेमेक्सिल होता है, यही ना DNS 5 होता है, DNS 10 होता है। तो यह सब तो पानी अलग अलग है, बताएंगे यह सब कंपटीशन लेवल पर। ठीक है, समझा बात। तो हेमोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन समझ में आई। अच्छा, सांप का जहर एक बार सवाल पूछता है कि व्यक्ति के किस अंग पे प्रभाव डालता है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, अटैकिंग ऑफ द पॉइजनस ऑफ अ स्नेक ऑन द नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन, लिख दो। अटैकिंग ऑफ पॉइजनस ऑफ अ स्नेक ऑन नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, नर्वस सिस्टम ब्रेन पर क्या होता है, असर डालता है। न्यूरॉन सेल ना होते हैं, इसीलिए जब सांप काटे ना तो कभी भी मुंह से टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीभ मान के चलो कटा उटा है ना तो सबसे पहले जहर जो है ना वह ब्रेन के पास पहुंच जाएगा, और ब्रेन के पास पहुंच जाएगा तो इसके अंदर का जो न्यूरॉन सेल है उसको मार देंगे। समझ में आई बात। इसको क्या करेगा, मार देगा, और व्यक्ति मर जाता है। ब्रेन में पतला पतला नस होते हैं, ठीक है, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं कर ब्लड जो है क्लॉट कर जाता है और फ्लो नहीं कर पाता है, व्यक्ति मर जाते हैं। समझ में आई बात। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या, पैरोटिड ग्लैंड वगैरह दिखा दिए, अब इसमें लार वगैरह देखते हैं यह करता क्या है। तो सुनो लार क्या करता है, ध्यान से समझते चलिए। देखो नाम आ गया याद ना, एंटीवेनम होता है, एंटीवेनम, नहीं तो एंटीटॉक्सिन होता है। एंटीटॉक्सिन यही तो याद कर रहे थे, घड़ी से दिमाग में चलते रहता है, पता नहीं क्या था। समझ में आई भाई, एंटीवेनम नहीं तो एंटीटॉक्सिन, या तो यह लगा देगा डॉक्टर और नहीं तो यह लगा देगा। एंटीवेनम होता है और नहीं तो एंटीटॉक्सिन होता है।
समझ में आ रही है बात। सांप के जहर को काटने के लिए एंटी वेनम लगाया जाता है, नहीं तो एंटी टॉक्सिन लगाया जाता है बाबू। झाड़ फूक के चक्कर में मत पड़िएगा। टोटल सांप जो है ना 450 तरह के है, लेकिन 10 से 11 सांप ही होते हैं जहरीला, बाकी जहरीला नहीं होते हैं। और वही जहर जब काट लेता है ना तो व्यक्ति मर जाता है 10 से 11 वाला सांप में जो काटता है। और बाकी सब जो बच गया ना वह काट लेता है ना तो भगत जी झाड़ देते हैं। और आप लोग को विश्वास हो जाता है ना कि ना कुछ यह जानता है, कुछ नहीं जानता है ससुर, आपको केवल अंधविश्वास में डालने का जानता है तरीका। और आप हम मिलाइएगा बाबू, किस जमाना में जी रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं ना। तो एंटी वेनम और एंटी टॉक्सिन, हमने तो बोला कि विश्वास करिए लेकिन अंधविश्वास मत करिए। चलिए, तो इन साइड ऑफ जॉ पैरोटिड ग्लैंड हो गया। अब लार जो है ना यह तीन गो होता है ना, ऊपर 3 गो नीचे होते हैं, लिखे ना देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सेलेब्री ग्लैंड। थोड़ा सा बता दिए हैं पैरोटिड ग्लैंड्स के बारे में, सांप का जहर वगैरह, अच्छा बात है। बायोलॉजी जब पढ़ रहे हैं तो यूजेज भी तो लाइफ में होना चाहिए ना। पैरोटिड ग्लैंड इन साइड ऑफ जॉ। अब यह जो है आपका बाबू लार 3 तरह के 3 नहीं 4 तरह के बनता है। सेलेब्री ग्लैंड प्रोड्यूस 4 टाइप्स ऑफ सैलिवा। लिखो, सेलेब्री ग्लैंड्स प्रोड्यूस 4 टाइप्स ऑफ सैलिवा। कितने तरह के सैलिवा बनाता है? तो 4 तरह के सैलिवा बनाते हैं। एक होता है आपका लाइसोसोमिक, दूसरा होता है आपका म्यूकस, तीसरा होता है आपका डाइस्टेज ए है डाइस्टेज, और चौथा होता है टाइलिन, TYLIN, टाइलिन। लाइसोसोम क्या करता है बाबू? बैक्टीरिया को मार देता है। इट किल ऑफ बैक्टीरिया, फंग ETC। जब हम लोग भोजन करते हैं ना तो क्या होता है, भोजन करते हैं तो भोजन करने में 10 से 12 मिनट का समय लगता है ना। आपका शास्त्र बताता है, मतलब साइकोलॉजी के 20 मिनट तक भोजन करना चाहिए, कोई 2 मिनट में करके निकल जाता है। समझ में आ रही है? तो उतना देर में हमारे आसपास में कई सारे बैक्टीरिया है। 1 मील में उतना सारा बैक्टीरिया रहते हैं जितना इस पृथ्वी पर पूरा व्यक्ति है। समझ रहे हो? और खाना खाते समय वही बैठ जाते हैं, माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तो देखेगा। समझ में आई? इसीलिए क्या होता है, भगवान ने बना दिया है लाइसोसोमिक एंजाइम हमारे मुंह में ही बनता है। समझ में आई? और डाइजेशन सबसे पहले मुंह से ही स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हो। इट किल ऑफ बैक्टीरिया, तो यह क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है। नाखून वगैरह काटते समय देखते हो ना, कोई नाखून कैसे जब कट जाता है ना तो मुंह में डाल लेता है कि ब्लड जो है रुक जाएगा। लाइसोसोमिक एंजाइम ना होते हैं, यह रोक देता है, ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है। और ब्लड बॉडी में कलेक्ट नहीं करता है, क्लॉट नहीं होता है, उसमें हेपरिन नामक सब्सटेंस पाए जाते हैं। यह ब्लड में दिखाएंगे। ध्यान से बना रहिए बाबू, बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। उसके बाद में म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा कर देता है, ठीक है। यह क्या करता है, भोजन को चिपचिपा कर देता है। अब ऐसे मान के चलो, पनीर वगैरह खा करके देखना एक बार, सूखा हुआ पनीर, और उसके बाद में खाओगे तो नहीं अंदर जा पाता है ऑसोफेगस में। जानते हो क्यों? क्योंकि वह म्यूकस उसमें नहीं मिल पाता है, चिपचिपा नहीं बनता है। अगर आपको नहीं बिलीव है तो खाना को चबा करके और हाथ पर लेकर के इसे पसार के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि चिपचिपा है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद में यह क्या करता है, डाइस्टेज और टाइलिन क्या करता है, यह करता है बाबू, तोड़ देता है कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, यह फूड को ब्रेक कर देता है, मोटे अनाज को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो इट क्या करता है, इट ब्रेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। यह क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, यह सबको क्या करता है, तोड़ देता है। और तब जाकर के भोजन जो है ना हम सब के क्या जाते हैं, बॉडी में जाते हैं, गोल गोल पिठरी बन करके ऑसोफेगस में जाता है। समझ में आई बात? तो यह 4 तरह के क्या होते हैं, आपका एंजाइम होते हैं, लार होते हैं, लाइसोसोमिक, म्यूकस, डाइस्टेज और टाइलिन होता है। उसके बाद में अगला आता है ऑसोफेगस, और ऑसोफेगस क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है फूड को। यह पाइप होती है जिसमें भोजन जाता है, इस पाइप के द्वारा स्टोमक में, ठीक है। तो चलिए आइए दिखा देता हूँ थोड़ा सा ऑसोफेगस के बारे में। OESPHAGEOUS, ऑसोफेगस, या इसी को बोलते हैं फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप। तो ऑसोफेगस हेडिंग लगाइएगा, छोटा टॉपिक है इसीलिए नाम मिटा रहे हैं।
तो सुनो, ऑसोफेगस क्या करता है। ऑसोफेगस एक तरह की पाइप होती है बाबू। इट इज़ द 25 सेंटीमीटर ऑफ पाइप। यह क्या होता है, 25 सेंटीमीटर का पाइप होता है जो भोजन को ले जाने का काम करता है। कहाँ पे, तो ले जाने का काम करता है आपका स्टोमक के पास। और इसमें जो मूवमेंट होती है ना, उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, पेरिस्टेलिक मूवमेंट। आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो द लेंथ या इट इज द पाइप विच इज द पाइप विच एब्जॉर्ब फूड एंड रिचेस ऑफ स्टोमक। रिचेस इन लिखो, रिचेस इन स्टोमक बोले तो पेट। यह क्या करता है, पेट में भोजन को ले जाने का काम करता है। और जो मूवमेंट होता है इसका, MOVEMENT, मोमेंट ऑफ ऑसोफेगस क्या लिखिएगा, तो पेरिस्टेलिक मोमेंट, पेरिस्टेलिक PERISTA, पेरिस्टेलिक LIC, पेरिस्टेलिक मोमेंट होता है। याद रखिएगा बाबू, पेरिस्टेलिक मोमेंट होता है मोमेंट ऑफ ऑसोफेगस। इस तरह से जो भोजन करते हो ना, तो इस तरह से ट्यूब होता है और इस तरह से मोशन करते जाता है, तभी तो भोजन यह जो है नीचे आते हैं स्टोमक में। तो पेरिस्टेलिक मोमेंट, इस मोशन को हम लोग बोलते हैं, इस मोमेंट को बोलते हैं पेरिस्टेलिक मोमेंट, ठीक है। ऑसोफेगस का जो मोमेंट होता है वह पेरिस्टेलिक मोमेंट होता है, कोई दिक्कत। और इस ऑसोफेगस की जो लंबाई होती है वह 25 सेंटीमीटर होता है। अलग अलग किताब अलग अलग देता है, यह लंबाई के अनुसार जो है ना, हाइट के अनुसार डिपेंड करता है, कोई दिक्कत। किसी का 25 सेंटीमीटर होता है, किसी का 18 सेंटीमीटर, तो किसी का 14 सेंटीमीटर, 14 बोल रहे हैं, ठीक है। तो यह बाबू 25 सेंटीमीटर जो हम NCERT दिया है उसको फॉलो करते हैं। और अब भोजन चला गया कहाँ पे, तो स्टोमक में। तो स्टोमक एक अलग अपना पार्ट बन जाता है, ठीक। और उसमें भी दिखाएंगे जब क्या लगता है कि दांत के बारे में जब इतना डीप में हमने पढ़ाया, तो क्या तुमको स्टोमक में आधा अधूरा पढ़ा करके छोड़ेंगे, ठीक है। ऐसा बताएंगे बाबू कि डॉक्टर साहब भी शर्मा जाएंगे। ऐसा नहीं कि तुमको डॉक्टर बना देंगे, ठीक है। और ना मैं कोई डॉक्टर हूँ, ठीक है। तो आइए बाबू, यह टॉपिक को समझ लिए हम लोग। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा टॉपिक देखेंगे। इसका कैप कहाँ गया, चलो बाद में खोजेंगे, यहाँ है, देखिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डाइजेशन के बारे में, कि कैसे अब भोजन जो है वह डाइजेस्ट करेगा। अभी तक तो प्रोसेस बता रहे थे डाइजेशन की, जिसमें दांत कैसे रोल निभाया है, या दांत के मेन रोल को हमने देखा था। यदि आपका वीडियो अच्छी लगे, आपका नहीं, मैंने वीडियो को समझाया, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, कोई दिक्कत। तो आए हैं तो बाबू सीख करके जाइएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, ठीक है। साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। कॉपी पेन ले करके बैठिएगा, आप ही के लिए बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ लिए और उसके बाद में छोड़ दिए, तो ऐसा कुछ नहीं है बाबू। फ्री कॉस्ट ऑफ PDF प्रोवाइड करा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। समझ में आई बात, कहीं पर भी कंपेयर कर लेना। आपको सर जी जहाँ बायोलॉजी पढ़ाए होंगे, ठीक है, तीथ बढ़ाए होंगे ना बाबू, तो दांत हमने पढ़ाया है, आप वहाँ पर और यहाँ पर मिला लीजिएगा कि आप पैसा दे करके ठगे जा रहे हैं कि ठगा रहे हैं। और मैं यहाँ पे फ्री में बता रहा हूँ, ठीक है। आपको जो बोले हैं कि जाइएगा गूगल पे और सर्च करिएगा UPSC का क्वेश्चन, और उसके बाद में देखिएगा बना करके, जो दांत से है ना, दांत से जो क्वेश्चन निकालिएगा UPSC का अब तक आया हुआ है, और बना करके देखिएगा। हमने दांत के बारे में और सेलेब्री ग्लैंड्स के बारे में बताया। अगर 20 क्वेश्चन होगा तो 15 प्लस होगी हमारी पढ़ाया हुआ, ठीक है। तो इसी तरह बाबू क्लास में बना रहिएगा, कोई दिक्कत। कॉपी किताब को लेकर के बैठिएगा, किताब नहीं कॉपी को ही लेकर के बैठिएगा, कॉपी पेन को, और बाकी सब हम सिखा ही देंगे। किताब में आप खुद जा करके देखिएगा, आपका इतना नहीं दिया हुआ है। तीथ के बारे में 4 लाइन दिया हुआ, और हमने क्या किया, लगभग 1 घंटा से ऊपर तीथ को ही समझाया, कोई दिक्कत। तो इसी तरह बाबू पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है।